क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोग बात कर रहे थे कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन की जरूरत आप लोगों को पड़ती है और स्पिन के कोरस्पोंडिंग आपके पास ऑपरेटर्स कैसे होते हैं और उन ऑपरेटर के आप लोगों ने कम्यूटेटर्स भी चेक किए थे। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि आखिर पोस्टुलेट नंबर 6 आपसे क्या कहता है। तो पोस्टुलेट नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन होता है कोरस्पोंडिंग टू सिस्टम जिसके अंदर एटलीस्ट आपके पास 2 फर्मियन होते हैं और आप लोगों ने इसको समझा था विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप लोगों ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 6 पॉसिबल वेव फंक्शन निकाले थे। इसके पास स्पेस वाला पार्ट भी होता है और स्पिन वाला पार्ट भी होता है और आप लोग वहां पर सिमेट्री भी चेक करना सीख रहे थे कि आखिर स्पिन वाले पार्ट की आप लोग सिमेट्री किस तरीके से चेक करते हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा सिलेक्टेड डिटरमिनेंट जिसकी हेल्प से आप लोग एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी अपने स्पिन वाले पार्ट के लिए एंटी सिमेट्रिक वाले फंक्शन को बड़े इजीली निकाल सकते हो। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर आपके पास जो वेव फंक्शन होते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर उनकी कंडीशंस क्या होती है, किन किन वेव फंक्शन आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। आपने वहां पर टोटल 4 कंडीशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और उसके कोरस्पोंडिंग आप लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हो। आज हम लोग करने वाले कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके पास आए हुए प्रीवियस ईयरली आपके गेट एग्जाम के अंदर या फिर आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Let's begin the lecture. Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 11 of quantum chemistry and I hope कि आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ रहा होगा। बाकी आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। जब भी मैं आपको नया लेक्चर अपलोड करूं आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। अब बात करते हैं कि क्या पहले के लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी है। तो हाँ, बहुत जरूरी है और आपको क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना है, तभी आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो या फिर गेट का एग्जाम हो। तो आपको बिल्कुल बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग यहां के क्वेश्चंस को भी कर पाओगे जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बच गए हैं। अभी तक इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराता हूं, चाहे वो CSIR नेट का हो, गेट का हो या फिर IIT जैम का हो। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक क्वेश्चन आपस आते हैं गेट एग्जाम के अंदर और CSIR नेट के अंदर, IIT जैम के अंदर यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी अगर आप लोग IIT जैम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 को ही फॉलो करना है। सिर्फ वही आपके सिलेबस के अंदर है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। वहां से IIT जैम के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन गेट के अंदर और CSIR नेट के अंदर भर भर के यहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से फॉलो किया होगा और आप लोगों ने सारे के सारे लेक्चर्स को एक कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा होगा। और आप लोग बीच में कोई भी लेक्चर मिस करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी और फिर आप लोग क्रैमिंग स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर क्रैमिंग स्टार्ट करने लग गए तो आप लोग क्वेश्चन को करना तो दूर, आप लोग उनको अप्रोच भी नहीं कर पाओगे और इवन आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है गेट 2011 का। क्वेश्चन क्या है, इफ एन आर्बिट्ररी वेव फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम द वैल्यू कैलकुलेटेड इज नेवर लेस देन ट्रू एनर्जी। द स्टेटमेंट रिलेट्स टू, आपके पास यहां पर एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है आपको बताना है। आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन है, पर्टर्बेशन थ्योरी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, वेरिएशन प्रिंसिपल है या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है। अब आप लोग पढ़ चुके यूनिट नंबर 2 के अंदर कि आखिर पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होता है और वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है। आपके पास यहां पर स्टेटमेंट है दैट इफ एन आर्बिट्ररी वेव फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अगर आपके पास कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है और आप लोग उसकी एनर्जी को निकाल रहे हो और एनर्जी को निकालने के लिए आपने यूज किया है आर्बिट्ररी वेव फंक्शन और जो आपके पास एनर्जी निकली है ये एनर्जी आपके पास जो ट्रू वैल्यू है उससे हमेशा क्या है, ज्यादा है। ये आपको यहां पर गिवन है इज नेवर लेस देन ट्रू एनर्जी, यानी कि आपका जो एनर्जी निकलेगी ये कभी भी आपकी ट्रू एनर्जी से कम नहीं है। यानी कि जो आपकी एनर्जी निकल रही है वो हर एक केस के अंदर आपके पास ट्रू एनर्जी क्या होने वाली है, ज्यादा ही होने वाली है। और अगर आपको याद हो तो ये बातें हमने कर चुके हैं वेरिएशन प्रिंसिपल को पढ़ते हुए। आप लोगों ने तो इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी है कि आखिर लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है और आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन में पढ़ा है कि आपके पास MOT का, VBT का और हक्कल थ्योरी का आप लोग किस तरीके से क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हो। तो आई होप कि बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, आपको इसका आंसर भी आता होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता गेट 2011 के अंदर, आपके पास यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएशन प्रिंसिपल पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने यहां पर यूज किया था टर्म ट्रायल वेव फंक्शन। आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर्बिट्ररी वेव फंक्शन लिखा हुआ है। तो बात क्या है, बिल्कुल सेम ही है। आप लोग वहां पर एक ट्रायल वेव फंक्शन को यूज करते हो, फिर आप लोग एनर्जी को मिनिमाइज करते हो, वहां से एनर्जी को निकालते हो और जो एनर्जी आपकी निकलती है वो हमेशा आपकी ट्रू वैल्यू से क्या होने वाली है, कम, ज्यादा ही होने वाली है, कभी भी उससे कम नहीं होगी। तो आपके पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेरिएशन प्रिंसिपल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 गेट 2011 के अंदर ही आया था। क्वेश्चन क्या है, द वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब्ड
डिवाइड बाय nx e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हैज। आपके पास यहां पर हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक फंक्शन गिवन है, आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कितने मैक्सिमा है और कितने मिनिमा है। आपके पास यहां पर ऑप्शन है 1 मैक्सिमा ओनली, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, 2 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, 2 मैक्सिमा एंड 2 मिनिमा। तो आप लोग वहां पर देख चुके हो कि आपके पास यहां पर चीजें किस तरीके से होती है, कैसे आप लोग फंक्शन का यूज करके अपने प्लॉट को ड्रॉ करते हो और कैसे आप लोग वहां पर प्लॉट के थ्रू देखते हो कि आपके पास यहां पर कितना मैक्सिमा है और कितना मिनिमा है। तो आई होप कि आपको फंक्शन को देखते ही आप लोग यहां पर अपने प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हो। प्लॉट कैसा बनने वाला है, आपके पास यहां पर प्लॉट बनेगा कुछ इस टाइप का। अगर मैं बात करूंगा पॉजिटिव एक्स की तरफ, क्या बनने वाला है, पहले आपका ग्राफ चलेगा इस एक्स के हिसाब से, पहले आपका किससे होने वाला ग्राफ, आपके पास कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ चलेगा। फिर क्या होने वाला है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि आपस यहां पर क्या होने वाला है, पहले जाएगा वो ऊपर एक्स के हिसाब से, फिर कहां पर चला जाएगा, वो कुछ इस हिसाब से चला जाएगा। तो ये बात हुई मेरी प्लस एक्स के लिए। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर माइनस एक्स की तरफ, आपका ग्राफ कैसे होने वाला है। तो आपके पास यहां पर ग्राफ होने वाला है कुछ इस टाइप का। आई होप कि आप लोगों ने यहां पर इस फंक्शन को देखकर कुछ इस टाइप का ग्राफ आप लोग बड़ी इजीली बना पाओगे। और इस ग्राफ में साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपके पास यहां पर क्या होगा, एक मैक्सिमा होगा, पास यहां पर क्या होने वाला है, एक मिनिमा होगा। दैट मींस आपके पास यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा इज द राइट आंसर। आपके पास एक क्वेश्चन आता है गेट 2011 के अंदर। आई होप कि आप लोग इसको भी बड़े आराम से देखते ही कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है गेट 2013 का जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला है उसके लेक्चर के अंदर, उसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन किसके हैं, गेट एग्जाम के ही क्वेश्चन है। आपके पास यहां से क्वेश्चन आते हैं क्वांटम केमिस्ट्री से, आपके पास गेट एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को कंप्लीटली पढ़ना, सारे के सारे लेक्चर आप लोग फॉलो करना। लेक्चर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप लोग इनको देख लोगे एक बार तो आपके जो नोट्स हैं वो आपके जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। और आपको नोट्स बनाने अपने साथ साथ आपको सारी की सारी बातें लिखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन लिखने हैं। आपको जहां पर भी डाउट है आप लोग वहां पर लिख सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी आपको करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड H2 molecule are -13.6 and -31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इज डैश इलेक्ट्रॉन। वापस से क्वेश्चन आया था गेट 2014 के अंदर, NET टाइप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है पास, यहां पर आपका जो H2 है वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर। आपको यहां पर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी भी गिवन है और आपको यहां पर H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी भी गिवन है। और आपको निकालना है कि आपके पास जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी होने वाली है। यानी कि जब आपका यहां पर होने वाला है, आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर H के बीच में आपके बॉन्ड है, जब आपके पास जब आप इस बॉन्ड को तोड़ने वाले हो, आपके पास यहां पर कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होने वाली है। तो आप लोग इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस का एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर करके जब मैं तोड़ दूंगा उसके बाद जो बन रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, आपके पास स्टार्टिंग एनर्जी कितनी है। तो ऑफ कोर्स जो इनके बीच डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को यहां पर तोड़ने के लिए। तो आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम है, आपके पास यहां पर एक और एटम है, क्या बन जाएगा वो 2 इंटू में एनर्जी ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा -13.6। आपको गिवन था ये 2 इंटू में माइनस का 13.6 माइनस का एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपको वो कितनी गिवन है, आपको यहां पर गिवन है माइनस का 31.7। मैंने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट किया हुआ है और जब मैं करूंगा यहां पर इसको सोल्व, वापस क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा माइनस का 27.2 प्लस का 31.7 दैट इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर 4.5 को यहां पर इसके अंदर पुट कर देना है, आपके पास यहां पर आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर दोबारा भी आ सकता है और CSIR नेट के अंदर आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि नेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले ऑलरेडी आपके गेट एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं। मैक्सिमम टाइम आपके पास जो नेट में क्वेश्चन आते हैं वो आपके गेट के क्वेश्चन आपके पास जो है वही आपको क्वेश्चन कहां पर देता है, वो नेट के अंदर देता है। तो जितने क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास नेट के अंदर आ सकते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर CSIR नेट JRF केमिकल साइंस एग्जाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ px ऑर्बिटल इज। आपको पता है कि आपके पास p के अंदर क्या होते हैं, आपके पास p स्ट्रक्चर के अंदर होने वाले हैं 3 ऑर्बिटल। आपके पास यहां पर होता है, आपके पास यहां पर होने वाला है pxb, pyb और pzb, pxb, pyb और pzb। और आप यहां पर लिखते हो प्लस का 1, 0 और माइनस का 1। लेकिन आप लोग यहां पर +1 px को तभी बोल सकते हो जब आपको गिवन हो कि आपका x क्या होता है, r sin थीटा के बराबर होता है, आपका y क्या होता है, r cos थीटा के बराबर होता है। तो जब आपको वो उस तरीके से लेकर चलेगा, जब आपको वो चीज गिवन रखेगा उसके बाद ही आप लोग px को +1 बोल सकते हो, py को 0 बोल सकते हो और pz को -1 बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको वो गिवन नहीं है कि आपका जो x है वो r sin थीटा के बराबर है, आपका जो y है वो आपके पास r cos थीटा के बराबर है, तो आप लोग यहां पर अपने +1 को px के बराबर कभी भी नहीं बोल सकते हो। आपको इन चीजों को यहां पर याद रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वो चीज गिवन नहीं है तो आप लोग क्या लेकर चलोगे, आप लोग यहां पर लेकर चलने वाले हो अनडिफाइंड। यानी कि आप लोग अपने जो आपके पास यहां पर जो p ऑर्बिटल होने वाला है, आप लोग यहां पर इनकी ml की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आपको यहां पर गिवन ना हो कि आपने यहां पर किस एक्सिस के लोग आप लोग यहां पर चीजों को लेकर चल रहे हो। आपका यहां पर x क्या है, आपका यहां पर y क्या है, आपका यहां पर z क्या है। तो आपको ध्यान रखना है
है और ये क्वेश्चन आपके CSIR नेट के अंदर बड़े आराम से आ सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको प्लीज समझ के देखना कि अगर आपको यहां पर गिवन नहीं होगा, आपको यहां पर गिवन नहीं होगा x = r sin थीटा, y = r cos थीटा, अगर वो चीजें गिवन नहीं है तो आप लोग यहां पर अपने px को +1 नहीं बोलोगे, आप लोग यहां पर लेकर चलोगे उसको अनडिफाइंड के बराबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्यों नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास ये आया था IIT JAM 2016 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम एटम इज 1.7, द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहां पर गिवन है कि आपके पास जो हीलियम एटम है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आपसे पूछा है आयनेशन एनर्जी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर आयनेशन एनर्जी का और जेड इफेक्टिव का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला को हम लोग कहां पढ़ते हैं, फॉर्मूला को हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के नंबर 1 के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपका फॉर्मूला होता है E = -13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अगर आप लोग बात करते हो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, आप लोग बात करते हो हाइड्रोजन के एटम की, तो आपके पास फॉर्मूला होता है En = -13.6 इंटू में z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर। लेकिन अगर पास सिस्टम होते हैं n इलेक्ट्रॉन, आपके पास हो सकता है हीलियम भी, लिथियम भी, बोरोन भी, तो वहां पर पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होने वाला है -13.6 इंटू में z इफेक्टिव। और आपको यहां पर जो z इफेक्टिव है आपको यहां पर डायरेक्टली गिवन है। बाकी z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्लेटर रूल पढ़ेंगे इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लेकिन आपको यहां पर क्या गिवन है, आपको यहां पर z इफेक्टिव डायरेक्टली गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट करना है। क्या बन जाएगा, अब बनने वाला हीलियम इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1s2 बन जाएगा। और आप लोग यहां पर निकाल रहे हो अपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां पर है, वो इलेक्ट्रॉन आपके पास होने वाला है 1s के अंदर। दैट मींस आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को पुट करना है, आपको यहां पर z इफेक्टिव वैल्यू को पुट करना है। आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.7 वैल्यू का आप लोग पुट कर लो, बस क्या बन जाएगा आपके पास इसका आंसर निकलने वाला है सी ऑप्शन, दैट इज 39.3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे आप लोग यहां पर निकाल सकते हो अपनी आयनेशन एनर्जी को। अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे आप लोग क्या निकालते हो, उससे आप लोग निकालते हो अपनी एनर्जी को, यानी कि आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है आप लोग निकाल सकते हो उसको इस फॉर्मूले का यूज कर। और आपके पास वो जो एनर्जी होती है आपके पास बराबर होती है वो माइनस की आयनेशन एनर्जी के बराबर। ये आपको किसने कहा था, ये आपको कहा था कूपमैन ने। कूपमैन आपको क्या कहा था, कूपमैन ने कहा था कि आयनेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का E। इसको आप लोग कहां पढ़ने वाले हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर भी पढ़ते हो और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग कहीं कहीं मान सकते हो, लेकिन आपके पास ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है और CSIR नेट के अंदर भी आपके पास ये क्वेश्चन बड़े इजीली आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है गेट 2015 का। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। आपके पास यहां पर 4 प्लॉट गिवन है और आपको बताना है कि इसके अंदर से आपके पास कौन सा साई एक्सेप्टेबल है। आप लोग पढ़ चुके हो कुछ कंडीशंस को कि आपका फंक्शन कब एक्सेप्टेबल होगा, वो फाइनाइट होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए आपके पास, वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आपको सारी की सारी कंडीशन यहां पर ध्यान रखना है। और आपको यहां पर ग्राफ गिवन है तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगी, मेजर प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस, और आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। तो आपको यहां पर वही देखना पड़ेगा। आपके पास यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपके पास यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का है, आप लोग यहां पर कुछ इस तरीके से चल रहे हो, आपके पास यहां पर बीच में क्या आ जाएगा, आपके पास यहां पर ब्रेक आ रहा है। दैट मींस आपके पास क्या बन गया है, आपका फंक्शन क्या है, ये डिसकंटीन्यूअस है। तो आप लोग इसको यहां पर यूज नहीं कर सकते हो, आपके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर देख सकते हो फंक्शन कुछ इस टाइप का है और आप लोग यहां बोल सकते हो कि आप लोग यहां बात करोगे किसी एक एक्स की वैल्यू के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास यहां पर जो वेरिएबल आपके पास यहां पर जो एक्स है, अगर मैं इसको यहां पर कंसीडर करें तो इसको मैं ले लेता हूं यहां पर एक्स की वैल्यू को मैं मान लो ये मान लेता हूं, तो इस एक एक्स की वैल्यू के ऊपर आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक फंक्शन हो जाएगा। यानी कि आपके वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर क्या निकल गया, आपके पास 3 फंक्शन निकल गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि एक वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर आपके फंक्शन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी है। दैट मींस आप पास ये भी क्या हो जाएगा, एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का। यहां पर गिवन है कुछ इस टाइप का ग्राफ, आपके पास यहां पर जो ग्राफ है ये कहीं पर भी डिसकंटीन्यूअस नहीं हो रहा है, आपका जो फंक्शन है वो कहीं पर भी डिसकंटीन्यूअस नहीं है। लेकिन आपके पास यहां पर जो इस पॉइंट के ऊपर आप निकालने वाले हो डी साई अपॉन में डी, ये क्या हो जाएगा, पास 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर आपका डी साई बाय डी एक्स 0 के बराबर हो गया, दैट मींस आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है। आपके पास यहाँ पर अगर बात करोगे किसी भी एक एक्स की वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या निकलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन निकलने वाला है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस ग्राफ को भी ध्यान से, आप लोग बात करते हो, मान लो आपके पास यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या, फंक्शन की वैल्यू ये है, आपके पास यहाँ पर क्या फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यानी कि इस पॉइंट
पॉइंट के ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी आपके साई की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास वेरिएबल होने वाला है इसके ऊपर, यहाँ पास क्या होने वाला है एक्स डैश के ऊपर, यहाँ पास क्या हो जाएगा एक्स डबल डैश के ऊपर। तो वेरिएबल की 3 वैल्यू के ऊपर आपका फंक्शन सेम हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर आपके पास 3 फंक्शन नहीं होने चाहिए। आपके पास यहाँ पर 3 फंक्शन गिवन है एक एक्स के ऊपर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसको आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो ध्यान रखना कि वेरिएबल की 3-4 वैल्यू के ऊपर आपके पास फंक्शन सेम हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर आपके पास फंक्शन की 2 या फिर 2 ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। आपके पास वो क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, मल्टी वैल्यूड है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, डी साई बाई डी एक्स क्या है, 0 है। दैट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई इज डिसकंटिन्यूअस है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही कवर किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, यह आपके पास आया था टीफर 2015 के अंदर। क्वेश्चन क्या था, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स इन द रेंज ऑफ -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। आपके पास यहाँ पर कुछ फंक्शन गिवन है, आपको यहाँ बात करने की इनके अंदर से कौन कौन से फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सेप्टेबल है, कौन से क्या है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको पता है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो जिस भी लिमिट के अंदर आपको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इन लिमिट के अंदर आपके पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सभी वैल्यूज के ऊपर आपका जो फंक्शन है उसको क्या देनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू देनी चाहिए। अगर आपका फंक्शन कहीं पर भी बन जाएगा इनफाइनाइट, वो क्या हो जाएगा, नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो सिर्फ आपको चेक करना है बाउंड्री कंडीशन के ऊपर, या फिर बाउंड्री के अलावा वो किसी भी पोजीशन के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। वो आपको देखते पता चल जाएगा, जैसे वो यहाँ पता चलने वाला है। बस यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है साई इज इक्वल टू एक्स। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, साई इज इक्वल टू एक्स है। तो अगर मैं पुट करने वाला हूँ एक्स को इन्फिनिटी, क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा साई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा एक्स को इन्फिनिटी, जो कि आपकी बाउंड्री कंडीशन है, तो आपका फंक्शन भी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए बस क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ साई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मुझे एक बात पता है कि यहाँ पर जो मैं एक्स है इसकी मैं चाहे कुछ भी वैल्यू रख लूँ, आपके पास साइन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में ही रहती है। चाहे आपके पास यहाँ पर ये एक्स क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे नेगेटिव में रहे, चाहे पॉजिटिव में रहे, चाहे इन्फिनिटी बन जाए, लेकिन आपका साइन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपके पास हमेशा कहां वैल्यू रखता है, +1 से लेकर -1 के बीच में रखता है। और +1 से लेकर -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती है सारी वैल्यू का क्या बोलते हो आप लोग, फाइनाइट वैल्यू बोलते हो। दैट मींस आप लोग इसको यूज कर सकते हो अपनी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, और आप लोग साइन का फंक्शन यूज करते हो पार्टिकल बॉक्स को पढ़ते हुए भी, तो आपस से क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल फंक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ अपने एक्स को इन्फिनिटी, बस क्या बनने वाला, बन जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या होता है बस वो 0 ही होता है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी के ऊपर से पूरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो प्लस इन्फिनिटी के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं पुट करने वाला हूँ माइनस का इन्फिनिटी, क्या बन जाएगा, वो ई रेज टू द पावर माइनस का माइनस के क्या बनने वाला, बन जाएगा वो ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी। बस क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। दैट मींस आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है ये x इज इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, आपके पास हो रहा है इनफाइनाइट। दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की। आपको यहाँ पर गिवन है साई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर, साई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस का x का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर अपने x की पुट करता हूँ प्लस का इन्फिनिटी भी या फिर माइनस का इन्फिनिटी, क्या बनने आपके पास क्या बनने वाला है साई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस का इनफाइनाइट ही, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, वो भी इन्फिनिटी ही होता है। तो आपके पास ये क्या बनने वाला है, हमेशा 0 के बराबर ही बनने वाला है। या बस क्या होती है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। दैट मींस आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, और आप लोग इसको भी कर सकते हो एक्सेप्ट। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी एंड ई। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो जाएगा इन क्वांटम केमिस्ट्री। तो आई होप कि आपके वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन का अप्रोच करना है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर ही, तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर से देखा होगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले कराए थे प्री क्वांटम के, उसके बस क्वेश्चन आ चुका है टीफर 2014 के अंदर। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। आपको यहाँ बताना है कि आपके इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी अगर मैं उसको एक्सेलरेट कर दूंगा थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। यानी कि आपको बताना है लैम्डा, आपको यहाँ पर गिवन है वोल्ट, यानी कि आपको गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको उसका फॉर्मूला डायरेक्टली पता है। आपको पता है कि डी ब्रोगली ने आपको कौन कौन से फॉर्मूले दिए थे, आपको पता है। आपके पास लैम्डा क्या होता है, आपको लैम्डा होता है H/P, और आपने इससे देखा था आपके पास क्या होता है, बराबर होता है H/√2meV। तो आपको H की वैल्यू पता है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है,
आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। लेकिन यूनिट्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग करके देखिए कि आखिर इसका आंसर क्या होता है। मैंने छोड़ दिया है इसको, आप लोग यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना, यूनिट के साथ पुट करना, ऊपर चल जाएगा आंसर किसके अंदर निकल रहा है। जो भी आपका आंसर है इन चार ऑप्शन के अंदर आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट सही आंसर का पता चल जाए। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक टर्म सिंबल, जिसको मैं स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही। लेकिन आप लोग यहां पर सोचिए कि आखिर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल की जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि अगर आपको यहां पर गिवन होता है नाइट्रोजन का एटम, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके आप लोग फीलिंग करते हो कुछ इस तरीके से 1s2 2s2 2p3। तो आप लोग यहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का यूज नहीं कर आप लोग एटॉमिक टर्म सिंबल का यूज क्यों करने वाले हो। मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है कि आपके पास इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू है और l की वैल्यू है। अगर आप लोग बात करते हो नाइट्रोजन के एटम की, तो नाइट्रोजन के एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप लोग उन 7 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो कुछ इस टाइप से 1s2 2s2 और 2p3। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस वाले इलेक्ट्रॉन की, मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर p वाले ऑर्बिटल के अंदर है, आपके पास यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो मैं इस कॉन्फिगरेशन से क्या बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि आपके पास इस इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू क्या है और l की वैल्यू क्या है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को देखूंगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बता सकता हूं कि आपके पास n क्या है, आपके पास n बराबर है 2 के, आपके पास यहां पर क्या है p है, आपके पास यहां पर है, दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, l की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करता हूं, मैं पढ़ता हूं क्लास 11 के अंदर, क्लास 12 के अंदर, बीएससी के अंदर, तो उसके थ्रू मैं सिर्फ और बता सकता हूं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी n की वैल्यू क्या है और उसकी l की वैल्यू क्या है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p के अंदर है, दैट मींस n क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, p के लिए l क्या होता है, 1 होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बता सकता हूं कि उसकी n की वैल्यू क्या है और l की वैल्यू क्या है। मैं यहां पर कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि उसकी ml की वैल्यू क्या है, या फिर मैं उसके आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं यहां पर स्पिन को तो लेकर ही नहीं आ पाऊंगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन क्या है। यानी कि आप लोग बता पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वांटम नंबर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ n के बारे में और l के बारे में। लेकिन आपको पता है बस क्या होते हैं, टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो आपको एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे क्वांटम नंबर हो, इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है एटॉमिक टर्म सिंबल की। इसके बारे में बात करें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी, मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है कि आखिर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है। इट कैन एक्सप्लेन ओनली साइज, यानी कि n के बारे में n से आप लोग क्या निकालते हो, साइज निकालते हो, और आपको पता चलता है l के बारे में पता चलता है आपको शेप के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास l हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा, एस्ट्रोबिटल स्फेरिकल हो जाएगा, l = 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यानी कि डंबल हो जाएगा, s = l = 2 आपके पास क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो n की वैल्यू से और l की वैल्यू से बता सकते हो शेप को भी और आप लोग बता सकते हो साइज को भी। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज के बारे में ही बता पा रहे हो। इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी एंड वी नीड इट टू स्टडी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो आपको जरूरत पड़ती है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, आपको जरूरत पड़ती है उसकी स्पिन की। तो आपका जो स्पिन है वो आपके पास कहीं पर भी नहीं आ रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसके अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वांटम नंबर आ रहे हैं। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ ml एंड ms। आपके पास ये क्या होता है, ये आपके पास होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बस क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। यानी कि आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप अभी तो जो पढ़ते हुए आए हो कि अगर आपके पास नाइट्रोजन एटम होगा, बस यहाँ पर क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 होता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन, क्या बता पाओगे कि इसकी n की वैल्यू क्या है और इसकी l की वैल्यू क्या है, और विद द हेल्प ऑफ n की वैल्यू बता पाते हो इसका साइज क्या है, और विद द हेल्प ऑफ l की वैल्यू बता पाओगे कि इसकी शेप क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ साइज को बता पाओगे और शेप को बता पाओगे, लेकिन आप लोग इस एटम की मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है ml की वैल्यू की और ms की वैल्यू की। और आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वांटम नंबर आ रहे थे। तो आप लोग अब एक ऐसा टर्म सिंबल लेकर आने वाले हो जिसके अंदर आपके पास स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी होगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी। वो कैसे लेकर आते हो, कैसे डिफाइन करते हो, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर है सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उस लेक्चर को सबसे पहले देख ही पाओ। और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।